जिसका राजस्थान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती के बी पार्ट से संबंधित अपनों ने क्लासेस शुरू की थी, जिसमें अपनों ने पशु परिचर भर्ती के बी पार्ट का सारा सिलेबस अपनों ने कर लिया है। आज अपने क्वेश्चन लेकर आए हैं उससे पशु परिचर भर्ती के बी पार्ट से संबंधित। तो आज अपना पहला जो क्लास है इसमें अपने एनिमल टर्मिनोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो करेंगे, या जो अपने पशुओं से संबंधित शब्दावली है या उसके बारे में अपने जो है क्वेश्चन करेंगे। इसमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अपना सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखो, एक कुब्बड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या है इसका अपना पहला क्वेश्चन? एक कुब्बड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका आंसर अपना है, ऑप्शन दिया हुआ है कैमिलस बैक्टीरियनियस, दूसरा कैमिलस ड्रोमेडेरियस और तीसरा कैप्रा हिरकस। वह एक व दो दोनों। अगर अपने पास आए कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमिलस बैक्टीरियनियस और कैमिलस ड्रोमेडेरियस, ये दोनों ही ऊंट के वैज्ञानिक नाम है। लेकिन जब अपने पास एक कुब्बड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम आए तो एक कुब्बड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमिलस ड्रोमेडेरियस। इसका आंसर क्या है? कैमिलस ड्रोमेडेरियस। एक कुब्बड़ वाले ऊंट का नाम है कैमिलस ड्रोमेडेरियस। अब उसके बाद अपने बाकी जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। कैमिलस बैक्टीरियनियस किसे कहा जाता है? ये है दो कुब्बड़ वाले ऊंट का, दो कुब्बड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम। कैमिलस बैक्टीरियनियस क्या है? दो ऊंट वाले कुब्बड़ का वैज्ञानिक नाम। और कैप्रा हिरकस किसे कहते हैं? कैप्रा हिरकस क्या है? बकरी की जाति। बकरी की जाति को क्या कहते हैं? कैप्रा हिरकस, बकरी की जाति को। ठीक है, कैप्रा हिरकस क्या है? बकरी की जाति है। ठीक है, उसके बाद अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नाबार NBAGR के अनुसार भारत में ऊंटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत की गई है। जो NBAGR के द्वारा भारत में ऊंटों की कितनी नस्लें पंजीकृत की गई है, इसका आंसर क्या है? 4 नंबर। इसका आंसर है 9। भारत में NBAGR के द्वारा 9 ऊंटों की नस्लों को पंजीकृत किया गया है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे एनिमल हैसबेंड्री कहते हैं। एनिमल हैसबेंड्री कहा जाता है। ये तीसरा, इसका आंसर क्या है? 3 नंबर, एनिमल हैसबेंड्री। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अपना चौथा क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करो। इसमें क्या सुमेलित करना है? इसमें पशु, एक तरफ अपने को पशु दिए हुए हैं, दूसरा उनके मांस को क्या कहते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं। सबसे पहले अपना ए नंबर ऑप्शन है कि जो बकरी है, जो बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? बकरी के मांस को क्या कहते हैं? बकरी के मांस को क्या कहते हैं? 2 नंबर, चेवन कहा जाता है। बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। इधर अपने नीचे लिख देते हैं A2। ठीक है, उसके बाद अगला है भेड़। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? उसके बाद अगला क्या है? भेड़। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, B4। उसके बाद C हिरण। हिरण के मांस को क्या कहा जाता है? हिरण के मांस को वेनिसन। हिरण के मांस को क्या कहा जाता है? वेनिसन। और D भैंस। भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बफन या फ्लैश, D1। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? A2। बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। बकरी के मांस को चेवन, भेड़ के मांस को मटन, हिरण के मांस को वेनिसन और भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बफन या फ्लैश कहा जाता है। इसका आंसर है A2, B4, C3 और D1। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन है, मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है अगला? कि मादा जो पशु है उसमें क्या है कि मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है बंधियाकरण, दूसरा रूमन, तीसरा ओमेजन और चौथा एबोमेजन। इसमें जो कि अपना ऑप्शन है, इसमें एक जो इसका सही ऑप्शन है वो अपनों ने दिया नहीं। ये सभी ऑप्शन ही इसमें गलत है। इसके मादा पशु के गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? गर्भकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? गर्भकाल। अपना ये कोई भी जो भी चारों ही ऑप्शन है जो वो गलत है। ठीक है, इसमें अपने गर्भकाल का जो ऑप्शन है वो दिया नहीं, इसको गर्भकाल कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है एक बार।
इसमें ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं सभी। उसके बाद अगला ऑप्शन है सुमेलित करो। अगला ऑप्शन क्या है? सुमेलित करो। इसमें क्या है, पहला एक तरफ सूची 1 और सूची 2 है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। डिबर्डिंग, इसमें पहला है डिबर्डिंग। डिबर्डिंग किसे कहा जाता है? डिबर्डिंग कहते हैं कि मुर्गियों में चोंच का कुछ भाग काटना डिबर्डिंग कहलाता है। डिबर्किंग किसे कहा जाता है? डिबर्डिंग है इसका। इसको क्या, किसको कहते हैं? मुर्गियों के चोंच का कुछ भाग काटना। उसके बाद अगला है बी नंबर जो है वो शेयरिंग है। शेयरिंग किसे कहा जाता है? शेयरिंग कहते हैं भेड़ों में जब ऊन को काटते हैं तो उसे शेयरिंग कहा जाता है। भेड़ों में ऊन को काटना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। उसके बाद अगला है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर किसे कहा जाता है? मांस उत्पादन के लिए पाली गई जो मुर्गी है उसे क्या कहा जाता है? ब्रॉयलर कहा जाता है। और लेयर किसे कहा जाता है? लेयर कहा जाता है अंडे उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गी को लेयर कहते हैं। इसमें अपने देख लेते हैं अपना आंसर क्या बनेगा। ए है जो वो A4, उसके बाद B3, उसके बाद B3, उसके बाद ब्रॉयलर मांस उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गी है तो C2 और D1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। एक बार दोबारा देख देते हैं। डिपर्किंग किसे कहते हैं? मुर्गियों के चोंच का कुछ भाग काटना डिबर्डिंग कहलाता है। शेयरिंग किसे कहते हैं? भेड़ों में ऊन काटना शेयरिंग कहलाता है। ब्रॉयलर किसे कहते हैं? मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है उसे ब्रॉयलर कहा जाता है। और लेयर किसे कहा जाता है? जो अंडे उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां हैं उसे क्या कहा जाता है? लेयर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अपना अगला क्वेश्चन है सुअर के मांस को किस नाम से जानते हैं? जो सुअर का मांस है उसे क्या कहा जाता है? सुअर के मांस को अपने किस नाम से जानते हैं? सुअर के मांस को कहा जाता है पोर्क। पोर्क कहा जाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। ठीक है, ये अपने याद रखना है, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन था उसमें आपको बताया था मटन किसे कहा जाता है? मटन कहा जाता है भेड़ के मांस को वेनिसन, हिरण के मांस को। और बीफ किसे कहा जाता है? गाय के मांस को। और सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है ऊंटनी के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? अगला क्वेश्चन क्या है? ऊंटनी के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? ऊंटनी के गर्भकाल की अवधि होती है 390 दिन। ये अपने को याद रखना है। ऊंटनी के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 390 दिन। ठीक है, उसके बाद अगला है भेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? भेड़ बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? इसका आंसर क्या होगा? 2 मिनट इसका आंसर अभी देख लेते हैं। इसका आंसर होगा फीमोरल धमनी। इसका आंसर क्या होगा? फीमोरल धमनी। क्या होगा इसका आंसर? फीमोरल धमनी। अपने जो बाकी के ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। जो अपना पहला ऑप्शन है कोक्सीजियल धमनी, उससे किसकी नाड़ी दर ज्ञात करते हैं? गाय व भैंस की। कोक्सीजियल धमनी से गाय व भैंस की, गाय व भैंस की। ठीक है, फीमोरल धमनी से भेड़ और बकरी की। ठीक है, जो उसके बाद अगला ऑप्शन है मैक्सिलरी धमनी। मैक्सिलरी धमनी से क्या किया जाता है? घोड़े की, गधे की और खच्चर की। मैक्सिलर धमनी घोड़ा, गधा और खच्चर। और जो फेशियल धमनी है ये भी घोड़े के लिए, घोड़े की फेशियल धमनी से भी कर सकते हैं और मैक्सिलरी धमनी से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपना ऑप्शन था भेड़ व बकरी की नाड़ी दर किससे ज्ञात करते हैं? वो फीमोरल धमनी से। अपना इसका आंसर 2 नंबर आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है रुमंथी। रुमंथी पशुओं में ये थ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थ होगा। रुमंथी पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अपना जो 10वां क्वेश्चन है रुमंथी पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर नंबर 3 है, 32 होती है। इसमें रुमंथी जो पशु होते हैं उनमें स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, उसके बाद है गोवंश के, 2 मिनट रुको, गुद्दे का। इसमें आना था, ये है इसमें गोवंश के गुद्दे का। ठीक है, गुद्दे का तापमान कितना होता है? कितना होता है भाई, ये आप बताओ। इसका आंसर है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड में है। ठीक है, गोवंश के गुद्दे का औसत सामान्य तापक्रम 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करो। जो 12वां क्वेश्चन है अपना वो क्या है? सुमेलित करो। इसमें लिखा है गायें एक तरफ पशु दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी
हड्डियों की संख्या दी है, तो अपने को देखना है कि किस पशु में हड्डियों की संख्या कितनी है। जो अपना गाय है, गाय में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? गाय में हड्डियों की संख्या होती है 208। कितनी होती है? गाय में हड्डियों की संख्या 208। उसके बाद घोड़ा, घोड़े में हड्डियों की संख्या होती है 200। कितनी होती है? 200। और मुर्गी, मुर्गी या मुर्गा, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 167, 167 होती है। ठीक है। जो सुअर है, सुअर में हड्डियों की संख्या होती है 247। ठीक है। तो अब अपने इसका आंसर देख लेते हैं। ए का कितना है? A3, गाय में 208। उसके बाद घोड़ा B1, उसके बाद C2 और D4। ये इसका आंसर होगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? A3, B1, C2 और D4। ठीक है। उसके बाद अपना अगला ऑप्शन है मुर्गी में शरीर का सामान्य तापमान। मुर्गी के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है वो कितना होता है, ये अपने को फ़ारेनहाइट में बताना है। तो अपने देखते हैं इसमें मुर्गी के शरीर का जो सामान्य तापक्रम कितना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुर्गी के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भैंस व गाय व भैंस का औसत जो जीवन काल है वो कितने वर्ष का होता है? गाय व भैंस का औसत जीवन काल होता है 20 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 20 वर्ष का। इसका आंसर है 3 नंबर, 20 वर्ष। ठीक है। उसके बाद अपना अगला ऑप्शन है कैप्रा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? जो अपना पहला क्वेश्चन था उसमें अपनों ने जब ऑप्शन को डिफाइन किया था उसमें अपनों ने बताया था कैप्रा हिरकस किससे संबंधित है। तो ये अब पहला ऑप्शन है अपना, इसमें गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। इसका आंसर क्या है? बकरी। जो कैप्रा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा हिरकस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है कि जो भेड़ है, भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? ये अपने देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन डोई, दूसरा रेम, तीसरा ईव और चौथा बक। इसका सही आंसर क्या है? भेड़ की जो मादा वयस्क मादा है उसको ईव कहा जाता है। ठीक है। भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहा जाता है? ईव। इसका 3 नंबर ऑप्शन सही है। अब अपने देख लेते हैं जो बाकी के ऑप्शन है वो क्या होते हैं। जो डोई है, डोई किसे कहा जाता है? डोई कहा जाता है लैंगिक रूप से वयस्क मादा बकरी जो प्रजनन के लिए उपयोगी होती है। वयस्क, वयस्क मादा बकरी, डोई कहते हैं वयस्क मादा बकरी जो प्रजनन के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है या तैयार होती है, उसे डोई कहा जाता है। उसके बाद रेम किसे कहा जाता है? रेम कहते हैं भेड़ का जो वयस्क नर होता है। भेड़ का जो वयस्क नर होता है उसे क्या कहा जाता है? रेम कहा जाता है। और बक किसे कहते हैं? बक कहते हैं लैंगिक रूप से परिपक्व नर बकरा। मतलब कि लैंगिक रूप से जो परिपक्व होता है, लैंगिक रूप से परिपक्व बकरे को क्या कहा जाता है? बक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है? भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? अगला ऑप्शन क्या है कि भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है। भेड़ के जो समूह है उसे क्या कहा जाता है? तो अपने देख लेते हैं भेड़ के समूह को क्या कहते हैं। भेड़ के समूह को कहते हैं फ्लोक। क्या कहते हैं? फ्लोक। अब इसमें देख लेते हैं बाकी क्या होता है। बाकी के ऑप्शन में भेड़ के समूह को तो क्या कहते हैं? फ्लोक। उसके बाद अगला है अपना ट्रिप। ट्रिप किसे कहते हैं? ट्रिप कहते हैं बकरी के समूह को। ट्रिप किसे कहते हैं? बकरी समूह को। ठीक है। उसके बाद बक, बक किसे कहते हैं? ये आपको पहले बताया था। बक किसे कहा जाता है? बक लैंगिक रूप से जो परिपक्व नर है उसे बक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद विडर, विडर किसे कहते हैं? जो बंध्याकृत भेड़ होती है या बकरी होती है उसे विडर कहा जाता है। जो जिसका बंध्याकृत भेड़ या बकरी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विडर कहा जाता है। ठीक है। भेड़ों के समूह को फ्लोक कहा जाता है। उसके बाद बकरी के समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बकरी के समागम की प्रक्रिया को, बकरी के समागम की प्रक्रिया को सर्विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्विंग। जो अपना 2 मिनट को सेकंड ऑप्शन है उसमें जो अपने को बताया गया है सर्विंग लिखा है, इसका सर्विंग है। बकरी के मेटिंग या समागम की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सर्विंग कहा जाता है। अब अपने देख लेते हैं टपिंग किसे कहते हैं? टम्पिंग किसे कहते हैं? टम्पिंग भेड़ के समागम की प्रक्रिया को
टम्पिंग किसे कहते हैं? भेड़ के समागम की। और कवरिंग किसे कहते हैं? घोड़े या घोड़ी के समागम की प्रक्रिया को। और जो उसके बाद है, ये कवरिंग था और ये कपलिंग है। उसके बाद रुपलिंग नहीं है, ये कपलिंग है। अपनों ने ऑप्शन में गलती की हुई है इसमें। कपलिंग किसे कहते हैं? कपलिंग कहते हैं सुअर के समागम की प्रक्रिया को। ठीक है, सुअर के समागम किया, मैथुन की जो प्रक्रिया या मेटिंग की जो प्रक्रिया, उसे कपलिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला ऑप्शन क्या है कि सुमेलित कीजिए। अगला ऑप्शन अपना है सुमेलित कीजिए। इसमें अपना दिया हुआ है एक तरफ पशु और दूसरी तरफ नवजात बच्चा। जो गाय है, जो गाय के जो नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? काफ कहा जाता है। गाय के नवजात बच्चे को काफ कहा जाता है। जो भेड़ है, भेड़ का जो नवजात शिशु बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? भेड़के को लेम्ब कहा जाता है। और जो बकरी का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? किड कहा जाता है। ये मीट लिखा हुआ है पर किड कहा जाता है। ठीक है, सुअर का पिगलेट कहलाते हैं। तो इसका अपना आंसर क्या होगा? ए का तो 2, बी का 4, सी का 1 और डी का क्या होगा? 3। ठीक है, A2, B4, C1 और D3 होगा। ठीक है, उसके बाद अब अपना अगला ऑप्शन क्या है कि जो सुअर है, सुअर में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? सुअर में कुल गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? अपना ऑप्शन है 60, 38, 74 और 54। तो इसका सही आंसर क्या है? गुणसूत्रों की संख्या। इसका आंसर 2 नंबर आंसर है। गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। सुअर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 38 होती है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला ऑप्शन है कि जो पशु है और उसकी प्रसव की प्रक्रिया है उसे क्या क्या कहते हैं? भैंस में जो प्रसव की प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? भैंस में प्रसव की प्रक्रिया को सर्विंग कहा जाता है। ठीक है, जो भेड़ है, भेड़ में जो प्रसव की प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया को लेम्बिंग कहा जाता है। भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लेम्बिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है जो घोड़ी में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फीलिंग कहते हैं। फीलिंग कहते हैं। घोड़ी में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फीलिंग कहा जाता है और कवरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, घोड़ी में प्रसव की प्रक्रिया फीलिंग और कवरिंग, क्योंकि अपनों ने पहले देखा था ना उसमें कवरिंग भी लिखा था। भेड़ में घोड़े में प्रसव की प्रक्रिया को फीलिंग और कवरिंग दोनों कहा जाता है। ठीक है, और मुर्गी में प्रसव की प्रक्रिया को लेइंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A2, B4, C1 और D3। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, उसके बाद अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि घोड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? अगला ऑप्शन अपना क्या है? घोड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका अपने को ऑप्शन दिया है कि ड्रोव, फ्लोक, पैक और ट्रिप। इसमें अपना इसका आंसर, सही आंसर क्या है? घोड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? पैक कहा जाता है। पैक कहा जाता है या हर्ड भी कहते हैं, हर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ड्रोव किसे कहा जाता है? ड्रोव और स्टोक, सुअरों के समूह को, इसको स्टोक भी कहा जाता है। स्टोक, ड्रोव या स्टोक सुअरों का समूह। सुअरों का समूह। उसके बाद फ्लोक किसे कहते हैं? फ्लोक कहते हैं पोल्ट्री समूह। पोल्ट्री समूह मतलब कि मुर्गियों या मुर्गों का जो समूह होता है उसे फ्लोक कहा जाता है। और पैक या हर्ड तो आपको पता ही है, घोड़ों के समूह को कहते हैं। और उसके बाद है अपना ट्रिप किसे कहते हैं? बकरी के समूह, बकरियों के समूह को क्या कहते हैं? ट्रिप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है घोड़ों के रखने का स्थान क्या कहलाता है? घोड़ों का रखने का स्थान क्या कहलाता है? इसमें पहला ऑप्शन है पेन, दूसरा है स्टाई, तीसरा है शेड और चौथा है स्टेबल। इसमें ये क्या है? स्टेबल। तो अपने घोड़ों के रखने के स्थान को क्या कहा जाता है? स्टेबल कहा जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, इसलिए इसको दोबारा लिख रहा हूं। घोड़ों के रखने को स्थान को स्टेबल बोला जाता है। ठीक है, पेन किसे कहा जाता है? पेन किसे कहा जाता है? बकरी या भेड़ को, भेड़ व बकरी के रखने के स्थान को पेन कहा जाता है। भेड़ बकरी के स्थान को जो स्टाई है वो किसे कहा जाता है?
स्टाई किसे कहते हैं? सुअरों के रहने के स्थान को। सुअर रहते हैं स्टाई में, सुअर रहते हैं। जो शेड है, शेड में गायें भैंस रहती है, गायें व भैंस रहती है। और जो घोड़ों के रखने का स्थान है वो स्टेबल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब अपना अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पशु दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके गुणसूत्रों की संख्या दी हुई है, तो आपको इसको सही मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें गायें। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60। कितनी होती है? 60। उसके बाद है भेड़। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 54, 54 होती है भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या, 54। उसके बाद अगला है कि मुर्गी। मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78 होती है। और चौथा घोड़ा है। घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 64। कितनी होती है? 64। तो अपना इसमें आंसर निकालेंगे तो क्या होगा? गाय में तो होती है 60, A2 B1, उसके बाद C4 और D3। ये अपना आंसर आएगा D3। ठीक है, उसके बाद अब अपना अगला ऑप्शन क्या है कि पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम, मतलब कि मुर्गियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें अपने को ऑप्शन दिए हैं ओविसेरिस, इक्वस कैबिलस, सस डोमेस्टिक और तीसरा है, चौथा है गैलस डोमेस्टिकम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है कि गैलस डोमेस्टिकस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। जो पोल्ट्री या मुर्गियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें से आएगा, इसका गैलस डोमेस्टिकस इसका वैज्ञानिक नाम है पोल्ट्री का। ओविसेरस किसका वैज्ञानिक नाम है? ओविसेरस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? भेड़ का। इक्वस जो कैबिलस है वो घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? घोड़े का। और सस डोमेस्टिक, जो सस डोमेस्टिक है वो सुअर का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? सुअर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, उसके बाद अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टेप बुफेलो, स्वैप बुफेलो और रिवर बुफेलो में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो स्वैप बुफेलो है और उसमें रिवर बुफेलो में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? स्वैप बुफेलो में होती है 48 और जो रिवर बुफेलो है उसमें 50 होती है। ठीक है, ये क्रमशः जो स्वेप बुफेलो है उसमें 48 होती है और 50 रिवर बुफेलो में होती है। स्वेप बुफेलो क्या होता है और रिवर बुफेलो क्या होता है? जो स्वेप बुफेलो होता है वो मांस के लिए पाली जाती है। ठीक है, ये मांस के लिए, और जो रिवर बुफेलो है वो दूध के लिए पाली जाती है। ठीक है, ये इसमें अंतर होता है। जो स्वेप बुफेलो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है और जो रिवर बुफेलो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि सुमेलित करना है कि कौन से पशु में कितनी गर्भकाल की उनकी अवधि होती है। ठीक है, तो इसका पहला है गाय। गाय के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? गाय की होती है 280 दिन। गाय के गर्भकाल अवधि होती है 280 दिन। उसके बाद भैंस है। भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है 310 दिन। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 310 दिन। बकरी के गर्भकाल की अवधि होती है 150 से 155 दिन और सुअरी के गर्भकाल की अवधि होती है 114 दिन। ठीक है, तो अपने इसको देख लेते हैं। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अपना अगला क्वेश्चन क्या है उसके बाद, घोड़ी के नवजात बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसमें अपने घोड़ी के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? इसमें अपना पहला ऑप्शन है पिगलेट, दूसरा फिली, तीसरा गिल्ट और चौथा फोल। तो इसका आंसर क्या है? घोड़ी के नवजात बच्चे को फोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोल कहा जाता है। जो पिगलेट है वो सुअर के बच्चे को कहा जाता है। पिगलेट किसे कहा जाता है? सुअर के बच्चे को। फिली किसे कहा जाता है? जवान मादा घोड़ी को फिली कहा जाता है। जवान मादा घोड़ी क्या कहलाती है? फिली कहलाती है। और जो गिल्ट है, गिल्ट किसे कहते हैं? सुअर की जवान मादा है जो उसे कहते हैं सुअर की जवान मादा को गिल्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि सुमेलित करो। इसमें क्या है? सुमेलित करना है। अपने को दिए हुए हैं पशु और उनके जो NBAGAR के द्वारा जो
पंजीकृत नस्लें कितनी है? तो जो अपनी भैंस है, भैंस की कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? भैंस की भारत में 20 नस्लें पंजीकृत की गई है। ठीक है, उसके बाद भेड़, भेड़ की पंजीकृत नस्लें कितनी है? 44, 44 है। भेड़ की पंजीकृत नस्लें कितनी है? 44। उसके बाद गाय, गाय की कितनी नस्लें पंजीकृत की गई है? 53। ठीक है, बकरी की कितनी नस्लें पंजीकृत की गई है? बकरी की नस्लें पंजीकृत की गई है 37। ठीक है, तो अपने इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? A3। इसका आंसर क्या होगा? A3, B1, C4 और जो बकरी है इसकी कितनी दी है? 37। बकरी की 37 दी है, D2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, NBAGR के अनुसार भारत में पशुओं की कुल पंजीकृत संख्या, मतलब कि टोटल जितने भी पशु हैं भारत में कितनी संख्या की पंजीकृत की गई है? कितने पशु पंजीकृत किए हैं? भारत में टोटल 212 पशुओं की नस्लों को पंजीकृत किया गया है। कितनी नस्लों को? 212 नस्लों को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सोलीपैड लिखा हुआ है। ये क्या है क्वेश्चन? सोमीपैड की जगह आप उन्होंने क्या करना है? सोलीपैड। क्या लिखा है? सोलीपैड। एक होता है सोलीपैड और दूसरा क्या होता है? पोलीपैड। एक होता है सोलीपैड और दूसरा पोलीपैड। इसमें सोलीपैड का उदाहरण नहीं है। सोलीपैड का उदाहरण क्या नहीं है? गाय नहीं है। सोलीपैड का उदाहरण गाय नहीं है। सोलीपैड किसे कहते हैं? सोलीपैड कहते हैं जिनमें खुर विभाजित ना हो। सोलीपैड कहते हैं जिनमें खुर विभाजित न हो। और पोलीपैड कहते हैं जिनके खुर विभाजित हो। खुर विभाजित हो। जो घोड़ा होता है उसके जो खुर होते हैं वो विभाजित नहीं होते। घोड़ा सोलीपैड में आता है, घोड़ा, गधा और खच्चर। और जो बाकी हैं, जो बकरी, भैंस, गाय, ये सब पोलीपैड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना 32वां क्वेश्चन ये अपना आज का, इसका आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है कि डबडिंग किसे कहा जाता है? और ये सूची 1 और सूची 2 को वापस मिलाना है। इसमें कहते हैं डबडिंग। डबडिंग किसे कहा जाता है? डबडिंग कहा जाता है छोटे पशुओं में सींग को हटाना। क्या कहलाते हैं? डिबडिंग कहलाता है। उसके बाद डिसबडिंग, उसके बाद अगला है डिसबडिंग किसे कहते हैं? ये कहते हैं बड़े पशुओं में सींग को हटाना। उसके बाद अगला है डॉकिंग। डॉकिंग किसे कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं पूंछ को हटाना या पूंछ को काटना, डॉकिंग कहलाता है। डाउन कवर किसे कहते हैं? ऐसी गाय जो दूध नहीं देती परंतु गाभिन होती है, उसे डाउन कवर कहा जाता है। ठीक है, इसका अपना क्या हो जाएगा? A4, B3, C1 और D2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में अपनों ने जो है किस मान्य जो क्वेश्चन है पशु से संबंधित वो किए हैं। तो आज की क्लास में अपनों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन आते होंगे। तो अगली क्लास जल्दी लेकर हाजिर होंगे। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।